जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की जनरल साइंस की हमारी 5वीं क्लास है। जो आपका वर्क असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है उसी से रिलेटेड है हमारी क्लास है और इसमें हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है, तो जिन्होंने अभी तक वॉच नहीं की, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप कहीं से भी जाके जरूर से वॉच कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर एनपीसीआईएल आता है, एनएफसी आता है और उसी के साथ साथ आपका बार्क आता है, प्लस इसके साथ में आता है आपका जो ईसीआईएल होता है, यह भी आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो इनमें जो क्वेश्चनों का लेवल होता है एज इट इज सेम ही होता है। और जो आपका प्रश्न पत्र होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले एग्जाम में, सेकंड एग्जाम जो होता है आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल, इसमें भी 50 की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो आईटी स्टूडेंट होंगे उनको टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेस से रिलेटेड, और जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हो गए जैसे कि जो वर्क असिस्टेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उनको जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग और उसके साथ साथ इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ही हमारी क्लासेस थी, हमने 4 क्लासेस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और जो लोग चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर दीजिएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में लगभग आज से 4 से 5 दिन के बाद हम क्विज स्टार्ट कराने वाले हैं और क्विज में आपको क्या होगा, साइंस के जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें आप आंसर टिक कर सकते हो और उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन जो है आपके राइट हो रहे हैं, कितने परसेंट जो है आपके मार्क आने की संभावना है। तो ऐसी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी, तो जरूर से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 81 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कपड़ों पर जंक के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए जब कपड़े होते हैं इनमें जंक लग जाता है या जंक के धब्बे लग जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। देखिए एक चीज़ आप याद भी रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं कि जो टेक्निकल काम होते हैं उसमें अधिकतर ऐसा कार्य होता है जिसमें कपड़े के जंक आदि लग जाते हैं, तो इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें क्या मिट्टी के तेल का यूज़ करेंगे, क्या चूना का यूज़ करेंगे, ऑक्सी क्या बोला है सी ऑप्शन में, इसमें ऑक्सीलिक एसिड समाधान का यूज़ करेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीलिक एसिड समाधान का उपयोग करेंगे। जो मिट्टी जो आपके कपड़े होते हैं, कपड़ों पे जो धब्बे लग जाते हैं उसका हटाने के लिए उसका यूज़ करेंगे हम ऑक्सी एसिलिक एसिड का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या पूछा गया है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तरल का घनत्व, क्या वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है तरल के घनत्व के कारण होती है, भूतल के तनाव के कारण होती है, वायुमंडलीय दबाव के कारण होती है, या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका जो पृष्ठीय तनाव होता है, भूतल तनाव उसी को कहते हैं पृष्ठीय तनाव को। तो इसी के कारण जो है पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें जो होती है यह गोलाकार दिखाई देती है। तो ध्यान में रखिएगा आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना किस चीज़ का उदाहरण है, पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 83 नंबर का। इसमें पूछा गया है फ्यूज का सिद्धांत है। क्या पूछा है इसमें, जो फ्यूज होता है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है। क्या बिजली का रासायनिक प्रभाव है, बी ऑप्शन है क्या बिजली का यांत्रिक प्रभाव है, सी ऑप्शन है बिजली का तापीय प्रभाव है, और डी ऑप्शन है बिजली का चुंबकीय प्रभाव है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली का तापीय प्रभाव है। मतलब अधिक टेम्परेचर जब हो जाएगा तो क्या होगा, जो फ्यूज तार हो जाएगा वो गल जाएगा, गल के टूट जाएगा, जिससे जो आपका वायरिंग कनेक्शन होता है वो हट जाएगा, जिससे जो बड़ी दुर्घटना होने वाली है वह नहीं हो पाएगी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिजली के ताप का प्रभाव है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान में रखिएगा, फ्यूज तार से रिलेटेड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिनेबार एक अयस्क है या सिनेबार एक खनिज है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आ जाएगा आपका पारा। जो सिनेबार होता है यह मरकरी या पारे का अयस्क होता है, ध्यान में रखिएगा। और पारा जो है आपको यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा। जो डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे रहेगा आपका पारा, यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका था। तो सिनेबार जो है इसका वो लेड मैग्नीज और मॉलिब्डेनम का नहीं होता है बल्कि पारे का होता है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिनेबार एक अयस्क है किसका, पारे का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिनल के पास अक्सर तीखी गंध मौजूद होती है, इसका कारण क्या है।
ऑप्शन दिए इसमें, क्या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण तीखी गंध होती है, क्लोरीन के कारण होती है, अमोनिया के कारण होती है या यूरिया के कारण होती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया के कारण जो होती है यूरिनल के पास अधिकतर तीखी गंध मौजूद होती है। तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हवा की ऊर्जा है, क्या बोला इसमें, क्वेश्चन नंबर 86 है और इसमें पूछा गया है हवा की ऊर्जा है। ऑप्शन दिया इसमें केवल संभावित, बी ऑप्शन दिया है इसमें केवल काइनेटिक, सी ऑप्शन दिया है विद्युत और डी ऑप्शन दिया है संभावित और काइनेटिक दोनों। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका केवल काइनेटिक, जो ऑप्शन नंबर बी आपका यह करेक्ट हो जाएगा। केवल काइनेटिक जो है हवा की ऊर्जा होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, क्या पूछा है इसमें, जो पेनिसिलिन होती है आपकी यह किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है इसमें ईस्ट से, बी ऑप्शन है इसमें शैवाल से, डी ऑप्शन है कवक से और सॉरी सी ऑप्शन है कवक से और डी ऑप्शन है लाइकेन से। देखिए जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है आपकी कवकों से। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो कवकों से प्राप्त किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। ऑप्शन देख लेते, फर्स्ट ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन दिया है आयरन, सी ऑप्शन दिया है कॉपर और डी ऑप्शन दिया है सोना। तो देखिए जो बॉक्साइट होता है किसका अयस्क है, तो ध्यान में रखिएगा एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछा है पीतल जो होता है आपका, पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन दिए इसमें कॉपर और आयरन की, बी ऑप्शन दिया है जिंक और आयरन की, सी ऑप्शन दिया है कॉपर और जिंक की और डी ऑप्शन दिया आपका लोहा और निकिल की। तो देखिए जो आपका पीतल होता है, पीतल होता है Cu+Zn, किसका होता है Cu+Zn, मतलब कि कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या होता है आपका पीतल होता है। तो ध्यान में रखिएगा यह होता है आपका तांबा और यह होता है आपका जिंक, तांबे और जिंक का मिश्रण जो होता है आपका पीतल होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है आपका भोजन को फ्रिज में ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान क्या होगा। ऑप्शन दिए इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन दिया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन दिया है आपका 8 डिग्री और डी ऑप्शन दिया है 10 डिग्री। तो देखिए जो फ्रिज होता है, फ्रिज में भोजन को सुरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड का यूज़ किया जाता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 91 और इसमें पूछा गया है रासायनिक घटक जो सभी विषाणुओं में अदृश्य रूप में पाए जाते हैं वह है। ऑप्शन है इसमें क्या है, प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन दिया है लिपिड के रूप में, सी ऑप्शन दिया है डीएनए के रूप में और डी ऑप्शन दिया आपका आरएनए के रूप में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो रासायनिक संघटक होते हैं यह सभी विषाणुओं में प्रोटीन के रूप में अदृश्य रूप में पाए जाते हैं। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके एग्जाम के लिए। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि, क्या यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बनाता है, बी ऑप्शन है यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है और डी ऑप्शन है यह ग्लाइकोलाइसिस के साथ रोकता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक प्रदूषक है और क्या करता है हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, ध्यान में रखिएगा। जो वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही होता है, जो आपकी गाड़ियों से धुआं आदि निकलता है और यह शरीर में जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण यह शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता बल्कि हानिकारक होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर याद रहेगा यहाँ पे, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रक्त किडनी में किसके माध्यम से प्रवेश करता है। जो रक्त होता है यह किडनी में किसके माध्यम से प्रवेश करता है, क्या गुर्दे की धमनी के माध्यम से करता है, क्या बाहरी लिलिका की ऊर्जा के माध्यम से करता है, क्या अक्षीय धमनी के माध्यम से करता है या उर्नाल धमनी के माध्यम से करता है। तो देखिए जो रक्त होता है यह किडनी में किसके माध्यम से प्रवेश करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो इसका राइट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, रक्त होता है यह गुर्दे की धमनी के माध्यम से किडनी में प्रवेश करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का और इसमें पूछा है सबसे पहले प्रकाश का वेग किसने मापा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। ऑप्शन दिए इसमें गैलीलियो ने, बी ऑप्शन दिया है न्यूटन ने, सी ऑप्शन दिया आइंस्टीन ने और डी ऑप्शन दिया है रोमरो ने। तो देखिए सबसे पहले जो है प्रकाश का वेग जो है, यहाँ पे वेग के बारे में चर्चा हो रही है, प्रकाश का वेग किसने मापा था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो रोमरो होता है, रोमरो ने सबसे पहले प्रकाश का वेग नापा था, प्रकाश के वेग को मेजर किया था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी आपके लिए।
अगला क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बल ग्रहों को उनकी संबंधित कक्षाओं में रखने के लिए एक साथ जुड़ता है। ऑप्शन है इसमें गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्रीय बल, बी ऑप्शन है इसमें परमाणु और केंद्रापरक बल, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापरास बल, और डी ऑप्शन है इसमें संभावित और काइनेटिक बल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्रीय बल के कारण जो ग्रह होते हैं यह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रह अपनी कक्षाओं में किसके कारण घूमते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल एवं अभिकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा है मेघनाथ साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। देखिए जो मेघनाथ साहा है यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ध्यान में रखिएगा, यह भौतिकी से संबंधित है, ये फिजिक्स से संबंधित है। तो यही पूछा गया है इसमें कि मेघनाथ साहा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से योगदान के लिए जाना जाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 97 नंबर का और इसमें क्या पूछा गया है, सीमेंट का रासायनिक संरचना है। देखिए सीमेंट होता है, इसकी रासायनिक संरचना क्या होती है। ऑप्शन दिया इसमें चूना पत्थर और मिट्टी का जिप्सम, बी ऑप्शन दिया है चूना पत्थर और मिट्टी, सी ऑप्शन दिया है चूना पत्थर और जिप्सम, और डी ऑप्शन दिया है आपका मिट्टी और जिप्सम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिया है इसमें, चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, इन तीन चीज़ों के मिलके जो है सीमेंट की रासायनिक संरचना बनी होती है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका और इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। इसमें पूछा गया है जो मेल्ब्रोनियम ग्रंथि होती है स्थित होती है। ऑप्शन है इसमें कान में, बी ऑप्शन है नाक में, सी ऑप्शन है आँख में, और डी ऑप्शन है आपका त्वचा में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आँख में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो मेल्ब्रोनियम ग्रंथि होती है कैसे होती है या किस चीज़ में होती है, किस अंग में होती है, तो ध्यान में रखिएगा मेल्ब्रोनियम ग्रंथि जो होती है ये मानव शरीर की आँख में होती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की आँख में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है किस पौधों के लेटेक्स का व्यापारिक रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक पौधा होता है, उसके जो लेटेक्स का व्यापारिक रूप में उपयोग किया जाता है वो पौधा कौन सा होता है, क्या वह पपीते का पौधा होता है, सियालकांत का पौधा होता है, रबड़ संयंत्र होता है, या बरगद का पौधा होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रबड़ संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रबड़ निर्माण की जाती है, पौधे से की जाती है, इसमें उसका लेटेक्स जो होता है उसका जो व्यापारिक रूप होता है वही होता है रबड़ संयंत्र। ध्यान में रखिएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 100 है और इसमें क्या पूछा गया है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। क्या पूछा गया इसमें, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दी इसमें माइकल फेराडे ने, बी ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, सी ऑप्शन है मैकमिलर ने, और डी ऑप्शन है पास्कल ने। तो देखिए जो डायनेमो होता है, डायनेमो का आविष्कार किया था माइकल फेराडे ने। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोज शाम को आपको एक क्लासेस ऐसी ही साइंस की देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ जल्द भी हम टॉपिक वाइज जो क्लासेस होंगी आपकी साइंस की, जैसे कि आपको आविष्कार एवं आविष्कारक हो गया, इकाइयाँ हो गया, यूनिट जिसको आप कहते हो, इसी प्रकार से ऊर्जा हो गई, कार्य शक्ति बल हो गया, ऐसे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आपके पास जितने भी स्टडी मटेरियल या स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हम जल्दी क्विज स्टार्ट कराने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।